नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। अंतरिक्ष से जुड़े भारत के पहले सोलर मिशन और कार्टिलेज के निर्माण की नई तकनीक के अलावा आज हम चर्चा करेंगे दुनिया के ध्रुवीय क्षेत्रों और उन पर हो रहे प्रभावों के बारे में। लेकिन सबसे पहले नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य प्रक्षेपण के लिए तैयार, सूर्य और अंतरिक्ष से जुड़े डेटा जुटाने में करेगा मदद। ऑस्टियोआर्थराइटिस से मिलेगी मुक्ति, आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने तैयार की नई तकनीक। इन्फोसिस पुरस्कार 2015 की हुई घोषणा, अलग अलग श्रेणियों के लिए चुने गए 6 विजेता। राष्ट्रीय विज्ञान चलचित्र मेले में फिल्मों को मिलेगा नया मंच, 30 नवंबर है आवेदन की आखिरी तारीख। और खोज खबर में आज चर्चा करेंगे दुनिया की बर्फीली श्रृंखलाओं और उन पर पड़ रहे प्रभावों पर। और अब खबरें विस्तार से। पहले चंद्रमा और फिर मंगल पर अपने सफल मिशन के बाद भारत अब सूर्य की ओर बढ़ने को तैयार है। जी हां, भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य प्रक्षेपण के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस मिशन के द्वारा सूर्य की बाहरी परत कोरोना और क्रोमोस्फीयर का अध्ययन किया जाएगा और साथ ही अंतरिक्ष के मौसम का पूर्वानुमान भी लगाया जा सकेगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस मिशन के द्वारा इकट्ठा किए गए डेटा और पिक्चर्स की मदद से सोलर स्टॉर्म्स यानी कि सौर तूफानों के निर्माण से जुड़ी जानकारियां भी हासिल की जा सकेंगी। 400 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए हैं इस मिशन को इसरो और कई संस्थानों ने मिलकर बनाया है। पेश है यह रिपोर्ट। मंगल पर मिली कामयाबी के बाद अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अब भारत ने सूरज की तरफ अपने पंख फैला दिए हैं। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य सरकार से अनुमति मिलने के बाद कभी भी अंतरिक्ष के सफर पर रवाना हो सकता है। इस सौर मिशन का लक्ष्य है सूरज की बाहरी परतों, कोरोना और क्रोमोस्फीयर का अध्ययन करना। साथ में इससे कोरोनल मास इजेक्शन के आंकड़े इकट्ठा करने और मौसम के पूर्वानुमान में भी मदद मिलेगी। इस महत्वाकांक्षी सौर मिशन पर करीब 400 करोड़ के खर्च का अनुमान है। इसमें इसरो के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च समेत कई अन्य संस्थान भी शामिल हैं। इस परियोजना की शुरुआत साल 2008 में हुई थी और अब ये प्रोजेक्ट अंतरिक्ष में सूर्य और पृथ्वी के बीच एक हैवी सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए तैयार है। Aditya status is now we have started basic configuration etc. is getting frozen. We will have the preliminary design reviews etc. planned and then work on that will start. Basic approval has been completed. इस उपग्रह को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि जिससे ये हेलो ऑर्बिट नाम के एक विशेष सर्कुलर ऑर्बिट के दायरे में अपना काम करेगा। हेलो ऑर्बिट पॉइंट पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे L1 लैग्रेंजियन कहते हैं। ये उपग्रह अपने साथ उच्च तकनीक वाले पेलोड्स ले जाएगा। इनमें एक सोलर क्रोनोग्राफ भी होगा जो वहां सौर परत के विकिरण की तस्वीरें लेगा। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आदित्य से मिलने वाली तस्वीरों और आंकड़ों से सौर तूफानों की उत्पत्ति और बनावट के बारे में काफी कुछ पता चलेगा। साथ ही ये भी जानने को मिलेगा कि ये सौर तूफान सूरज से धरती तक कैसे पहुंचते हैं। ये मिशन बेहद मुश्किल है क्योंकि सूरज की ज्वाला पूरे अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करती है, जिसका असर उपग्रह के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, पोजिशनल एक्यूरेसी और जीपीएस नेविगेशनल नेटवर्क पर पड़ सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मानव शरीर में पाए जाने वाले जोड़ों का एक ऐसा विकार जो हड्डियों को सपोर्ट करने वाले कार्टिलेज के खराब होने की वजह से होता है। दर्द निवारक दवाओं और सर्जरी के द्वारा इस बीमारी से आराम तो मिल जाता है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। इसी क्षेत्र में शोध करते हुए आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने कार्टिलेज के निर्माण की एक नई तकनीक बनाई है, जिसके द्वारा लैब में ही कार्टिलेज को विकसित किया जा सकेगा। इस शोध के द्वारा ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित मरीजों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। खान पान की आदतों में बदलाव,
और आधुनिक कार्यशैली के कारण जोड़ों का दर्द और शरीर में अकड़न की बीमारियां आम होती जा रही हैं। ज्यादातर लोग इन बीमारियों को बढ़ती उम्र के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारियों की जड़ भी हो सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस बीमारी जोड़ों में पाए जाने वाले कार्टिलेज के नष्ट होने से होती है। इस बीमारी से दुनिया भर में करीब 5.25 करोड़ लोग पीड़ित हैं। बीमारी के इलाज के लिए अभी तक दर्द निवारक दवाएं और ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें तकलीफ भी काफी थी और वो बेहद महंगा भी था। इसके अलावा उसका असर भी थोड़े समय के लिए ही होता था। लेकिन अब आईआईटी कानपुर के बायोलॉजिकल साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिकों के शोध ने ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों में उम्मीद की नई किरण जगा दी है। डॉक्टर अमिताभ बंदोपाध्याय की अगुवाई में टीम ने जानने की कोशिश की है कि भ्रूण विकास के वक्त जोड़ों के कार्टिलेज का बर्ताव कैसा था। चूहों पर किए गए प्रयोगों में इस बात के सुराग मिले हैं कि जोड़ों में किस तरह के आणविक परिवर्तन होते हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए जिम्मेदार होते हैं। We have created certain transgenic mice which after they become adult we will affect molecular changes in their articular cartilage to promote transient cartilage differentiation, and would wait and assess and analyze to see if these mice eventually get osteoarthritis. If a gain of function that I am providing or my group is providing promotes osteoarthritis, then that will be a very definitive clue for us that if the same function we block in an osteoarthritic patient, then we might slow down the progression of the disease. इस महत्वपूर्ण जानकारी की मदद से ऑस्टियोआर्थराइटिस को शुरुआती दौर में ही रोका जा सकता है और खराब कार्टिलेज को बदलने के लिए प्रयोगशाला में नए कार्टिलेज बनाए जा सकते हैं। डीबीटी के बेसिक रिसर्च डिवीजन ने भी इस शोध का समर्थन किया है और इसे डेवलपमेंट पत्रिका में छापा गया है। इस रिसर्च की मदद से स्थायी और अस्थायी कार्टिलेज के बीच फर्क को समझने में आसानी होगी और कार्टिलेज से जुड़ी बीमारियों का इलाज खोजने में मदद मिलेगी। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन के द्वारा इस वर्ष के इन्फोसिस पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स साइंस, फिजिकल साइंस और सोशल साइंस के क्षेत्र में किए गए उन्नत कार्यों के लिए 6 विजेताओं का चुनाव किया गया है। विजेताओं का चुनाव दुनिया के जाने माने वैज्ञानिकों और प्रोफेसर्स द्वारा किया गया है। सभी विजेताओं को 13 फरवरी 2016 को राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाएगा। भारत कई क्षेत्रों में अग्रणी देश रहा है। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन के सालाना इन्फोसिस पुरस्कारों ने ये बात एक बार फिर साबित कर दी है। फाउंडेशन ने 15 नवंबर को साल 2015 के लिए इन्फोसिस पुरस्कारों की घोषणा करते हुए 6 अलग अलग क्षेत्रों के जानकारों की प्रतिभा का सम्मान किया है। इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में इस साल का पुरस्कार जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के प्रोफेसर उमेश वाघमारे को दिया गया है। प्रोफेसर वाघमारे को कुछ खास चीजों के खास गुणों के क्रियाकलाप पर शोध के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। लाइफ साइंस के क्षेत्र में इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के डॉक्टर अमित शर्मा को मलेरिया पैरासाइट के खास प्रोटीन तत्वों की पहचान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। इसी प्रकार मैथमेटिकल साइंस के क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर महान महाराज को जेनेटिक ग्रुप थ्योरी, लो डायमेंशन टोपोलॉजी और कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री के क्षेत्र में योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया है। जबकि फिजिकल साइंस के क्षेत्र में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के प्रोफेसर जी रविंद्र कुमार को हाई इंटेंसिटी लेजर मैटर इंटरैक्शंस के क्षेत्र में योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है।
ह्यूमैनिटीज के क्षेत्र में इस साल का इन्फोसिस पुरस्कार न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जोनार्डन गनेरी को प्राचीन भारतीय दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में शोध के लिए दिया गया है, जबकि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के डॉक्टर श्रीनाथ राघवन को सैन्य इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मिश्रण और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की स्थिति पर समीक्षा के लिए पुरस्कृत किया गया है। इस सम्मान के लिए दुनिया भर के जाने माने वैज्ञानिकों और जानकारों की ज्यूरी ने चयन किया। पुरस्कार वितरण समारोह नई दिल्ली में 13 फरवरी 2016 को होगा और माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी इन्हें पुरस्कारों से सम्मानित करेंगे। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन का प्रतिष्ठित सालाना इन्फोसिस पुरस्कार अलग अलग क्षेत्रों में शोध और योगदान के लिए दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में 65 लाख रुपए नकद, 22 कैरेट सोने का मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विज्ञान प्रसार द्वारा छठे नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस फेस्टिवल के लिए सभी संस्थाओं और इच्छुक लोगों के लिए एंट्री ओपन की गई है, जिसमें विज्ञान की अलग अलग श्रेणियों में बनाई गई फिल्मों के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदन की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2015 है। विज्ञान प्रसार ने छठे राष्ट्रीय विज्ञान चलचित्र मेले की घोषणा कर दी है। विज्ञान प्रसार द्वारा हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के सहयोग से इस चलचित्र मेले का आयोजन किया जाता है। इसे RVCM भी कहते हैं। छठे राष्ट्रीय विज्ञान चलचित्र मेले में प्रतियोगिता में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रवेश अभी खुला हुआ है, लेकिन फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर ज्यादा दूर नहीं है। प्रतियोगिता के अंतिम चरण के लिए अगले महीने प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। चुनी गई कृतियां मुंबई के नेहरू साइंस सेंटर पर 9 से 13 फरवरी 2016 तक दिखाई जाएंगी। विज्ञान प्रसार और नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम हर साल देश में नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल करता है और इसका उद्देश्य, इसका मकसद यही है कि कैसे हम अपने फिल्मकारों को और जो फिल्म एंथुजियास्ट हैं, हमारी जो नई पीढ़ी है, यंग जनरेशन है, मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं और कॉलेज में और स्कूलों में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, बच्चे हैं, कैसे उनको साइंस, इन्वायरमेंट और हेल्थ की फिल्मों की तरफ आकर्षित करें। RVCM के प्रतिभागियों के बीच प्रतिष्ठित बीवर अवार्ड्स के लिए कड़ा मुकाबला होता है। इसके तहत गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज बीवर अवार्ड्स के साथ साथ नकद पुरस्कार, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं। बीवर पुरस्कारों के अलावा सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, ग्राफिक्स, एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट और साउंड रिकॉर्डिंग एंड डिजाइन जैसे तकनीकी क्षेत्रों में बेहतर करने वालों को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये लघु फिल्में विज्ञान, तकनीक, पर्यावरण और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर अलग अलग वर्गों में आमंत्रित की जाती हैं। इसमें संस्थान, फिल्मकार, स्कूल कॉलेज के छात्र और विदेशी संस्थान भी विज्ञान फिल्मों के जरिए हिस्सा ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता के बारे में अधिक जानकारी और रजिस्ट्रेशन के लिए आप विज्ञान प्रसार की वेबसाइट www.vigyanprasar.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे वापस विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश विदेश में विज्ञान संबंधी हलचलों को जानने के लिए चलिए देखते हैं साइंस एक्सप्रेस। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक बेहद अहम उपलब्धि हासिल करते हुए पानी को फ्रीज करने के लिए लेजर के इस्तेमाल की तकनीक का पता लगा लिया है। प्रोफेसर पीटर पोजाउस्की की देखरेख में इस दल ने इंफ्रारेड लेजर की मदद से पानी को 36 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा करने में सफलता पाई है। इस तकनीक के तहत लेजर क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हाइड्रोथर्मल प्रक्रिया की लागत भी काफी कम आती है। ये खोज औद्योगिक उत्पादन, दूर संचार और रक्षा क्षेत्र में बेहद काम आ सकती है।
खासकर कोशिका विभाजन और एंजाइम्स के जैविक अध्ययन में ये तकनीक काफी मददगार साबित हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद एस्ट्रोनॉट स्कॉट कैली ने अपने हालिया ट्वीट में अंतरिक्ष से ली गई दक्षिण भारत की कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में रोशनी की एक नाजुक सी श्रृंखला नजर आ रही है जो धागे की तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई है। स्कॉट कैली अपने सहयोगी एस्ट्रोनॉट मिखाइल कॉर्नियेंको के साथ करीब 1 साल से अंतरिक्ष में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां लंबे समय तक रहने पर हमारे स्वास्थ्य पर कैसा असर पड़ता है। पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी में 17 नवंबर को 54वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर A.S. किरण कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस मौके पर CDAC के महानिदेशक प्रोफेसर रजत मूना ने हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इन इंडिया विषय पर व्याख्यान दिया। इस कार्यक्रम में कई जाने माने शोधकर्ता और छात्र भी शामिल हुए। Institution itself was founded on November 17 and ISRO also started in the 1961 and the way things have been going on, a lot of inputs have come from ISRO to IITM. Now in addition to the capacity building, the future plans of IITM include improvement of weather and climate forecast, extended range prediction of monsoon and understanding of the basic physics of tropical climate system through observations. इस दौरान साल 2014 के लिए IITM अवार्ड्स के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ PhD थीसिस के लिए डॉक्टर अनंत कृष्णन सम्मान भी दिया गया। इसके तहत विजेता को 1 गोल्ड मेडल और 50,000 रुपए नकद दिए जाते हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र की बर्फीली पर्वत श्रृंखलाएं धरती की सुंदरता को 4 चांद लगाती हैं। वैज्ञानिकों के लिए भी यह आकर्षण और शोध का मुख्य केंद्र रही है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण इन पर्वत श्रृंखलाओं पर मौजूद बर्फ लगातार पिघल रही है, जिसकी वजह से समुद्री जल का स्तर लगातार बढ़ रहा है। नासा के एक अध्ययन द्वारा ये बात सामने आई है कि 1992 से लेकर अब तक समुद्री जल का स्तर 8 सेंटीमीटर तक बढ़ गया है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों ही ध्रुवीय क्षेत्रों में बढ़ते तापमान के कारण बर्फ पिघल रही है, जबकि कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि इन क्षेत्रों में बर्फ बढ़ रही है। तो आज के अपने सेगमेंट खोज खबर में हम चर्चा करेंगे दुनिया के ध्रुवीय क्षेत्रों पर और जानेंगे कि क्यों पिघल रही है यहां पर मौजूद बर्फ। बर्फ के विशाल रेगिस्तान के रूप में धरती के दोनों ध्रुवों का आकर्षण बेमिसाल है। किसी जमाने में दोनों ध्रुवों पर पहुंचना नामुमकिन था। पहुंचना मुमकिन होने के बाद भी वहां की जिंदगी आसान नहीं है। फिर भी आर्कटिक के नाम से मशहूर उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक के नाम से अपनी पहचान बनाने वाले दक्षिणी ध्रुव में इन दिनों महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शोध हो रही हैं। इनमें बेहद ठंडे वातावरण में इंसानों के शरीर पर पड़ने वाले असर या फिर ग्लोबल वार्मिंग के चलते वातावरण पर पड़ने वाले असर शामिल हैं। हाल के सालों में दोनों ध्रुवों पर बर्फ का पिघलना चिंता का विषय बना हुआ है। जानकारों की माने तो ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है। दोनों ध्रुवों पर नजर रखने वाले नासा के उपग्रह की मदद से हाल में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। शोध के मुताबिक बर्फ पिघलने के कारण 1992 से अब तक समुद्र की सतह में 8 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ है और ये ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। ये उपग्रह पिछले 23 साल से लगातार तस्वीरें भेज रहा है, जिसके आधार पर वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं। शोध में ये भी पता चला है कि सभी जगह समुद्र की सतह में एक समान बढ़ोतरी नहीं हुई है। कुछ एक जगहों पर ये इजाफा 25 सेंटीमीटर तक है, तो कहीं समुद्र के सतह में कमी आई है। रिसर्च के आधार पर नासा ने भविष्यवाणी की है कि अंटार्कटिक की तुलना में ग्रीनलैंड में बर्फ तेजी से पिघल रही है। एक अनुमान के मुताबिक 70 के दशक के आखिरी समय से यहाँ हर साल करीब 20,800 स्क्वायर मील के इलाके की बर्फ पिघल रही है।
हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि भूमंडलीय तापमान में बढ़ोतरी के कारण दोनों ध्रुवों पर बर्फ तेजी से पिघल रही है। लेकिन कई जानकार कहते हैं कि अंटार्कटिक में बर्फ की सतह में इजाफा हो रहा है। इसकी वजह अभी तक सामने नहीं आई है। फिर भी नासा से दिए गए डेटा के मुताबिक 70 के दशक के अंत से अंटार्कटिक में हर साल 3300 स्क्वायर मील क्षेत्र में बर्फ बढ़ रही है। हालांकि वैज्ञानिकों को फिलहाल ये नहीं मालूम कि नए इलाकों में बर्फ की मोटाई कितनी है, क्योंकि अभी तक बर्फ की मोटाई मापने का तरीका सामने नहीं आया है। जो भी हो, दोनों ध्रुवों पर बर्फ का पिघलना वैज्ञानिक जगत में चिंता का विषय बना हुआ है। दोनों ध्रुवों पर धरती का करीब 75% मीठा पानी है। बर्फ के पिघलने से समुद्र की सतह करीब 75 मीटर तक बढ़ जाएगी, जिससे कई रिहायशी इलाके पानी में डूब जाएंगे। इसके अलावा ध्रुवों पर पाए जाने वाले पोलर बियर और पेंगुइन जैसे जीवों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। लिहाजा ये जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन से होने वाली चुनौतियों से लड़ने के लिए समय रहते सभी एकजुट हो जाएं। तो ज्ञान विज्ञान की ये कड़ी आपको कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताएं। आप अपना फीडबैक और सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान और तकनीकी ताज़ा हलचलों के साथ अगले हफ्ते एक बार फिर होंगे हाजिर इसी वक्त इसी चैनल पर। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।